डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के गणित विषय के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़े परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 इत्यादि। दूसरा, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट किया जाता है। प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अगला है पूर्णांक, इंटीजर्स। इसको कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। यदि पूर्ण संख्याओं 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि के साथ साथ यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। शून्य के दाहिने तरफ की सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य के बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। अगला है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। यदि कोई दो संख्याएं p और q अंश और हर के रूप में कुछ इस तरह प्रदर्शित की जाए कि उनका हर 0 के बराबर न हो, तो इस p/q के रूप को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5 इत्यादि। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि -4, इसको हम -4/1 लिख सकते हैं, जो कि एक p/q के फॉर्म का है। अगला है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3 इत्यादि। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, -9, √3 इत्यादि। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका की इंग्लिश लेमा होती है। आइए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानने से पहले हम लेमा के बारे में जान लेते हैं। लेमा यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिससे किसी एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए
सबसे पहले हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। माना दो नंबर्स 6 और 19। यहाँ एक बात क्लियर है कि 19 6 से बड़ा है। यदि हम 19 में 6 से भाग दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 3 जा 18। और यदि 19 में से 18 को घटाएं तो यहाँ हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा। यदि इसको हम वेरीफाई करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 बराबर 6 गुणे 3 धन 1। यहाँ 19 भाज्य है, 6 भाजक है, 3 भागफल है और 1 हमारा शेषफल है। यहाँ जो शेषफल है वो हम यह देख रहे हैं कि 0 से बड़ा है और यह शेषफल हमेशा या तो 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए और भाजक से छोटा होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हों, जहां b a से बड़ा हो, तो b में a से भाग देने पर यदि मान लिया कि भागफल q है और शेषफल r हो, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जहाँ शेषफल 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और भाजक से छोटा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए जान लेते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम एक चरणबद्ध प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के भाग विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ, जिसको हम महत्तम समापवर्तक के नाम से भी जानते हैं, निकालते हैं। माना दो धन पूर्णांक a और b हैं, जहां b a से बड़ा है। यदि हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लिया कि b में a से भाग देने पर
C भागफल और D शेषफल प्राप्त होता है। यदि शेषफल हमारा 0 नहीं है तो हम यह प्रक्रिया एक बार आगे बढ़ाते हैं। अब यही शेषफल हमारा भाजक हो जाता है और पूर्व में जो हमारा भाजक है अब वो भाज्य बन जाता है। माना ए में डी से भाग देने पर भागफल ई है और शेषफल एफ प्राप्त होता है। यदि शेषफल 0 नहीं है तो यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाएगी। पूर्व में जो भाजक है अब वो यहाँ भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 न हो जाए। जिस दशा में शेषफल 0 होता है उस दशा में हमारा जो भाजक होता है अभिष्ट HCF होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। एक 135 और 225 में 225 135 से बड़ा है। 225 में 135 से भाग देंगे। 135 एक बार में यह भाग होगा 135, इसमें से घटाएंगे 0, 9। अब यहाँ जो भाजक है अब यहाँ भाज्य बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो शेषफल प्राप्त हुआ है वह 0 नहीं है। 135 अब यहाँ 90 135 में से 90 घटाएंगे तो हमें यहाँ 45 प्राप्त होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो पहला स्टेप था 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल 90। दूसरा स्टेप जो था 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। शेषफल हमारा अभी भी 0 नहीं है। यह प्रक्रिया हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है। यह भाजक अब यहाँ फिर भाज्य हो जाएगा। 45 दूनी 90। यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा। तीसरा स्टेप जो है 90 45 गुणे 2 धन 0। यहाँ शेषफल
शून्य है। इस स्थिति में भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का HCF महत्तम समापवर्तक 45 होगा।